सर्जरी कवर with a vitamin D. में पेन है और आपको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो आपको मदद मांगनी चाहिए। अगर आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं तो एम्बुलेंस बुलाइए। अगर आपके घर में लोग हैं या पड़ोसी हैं जो मददगार हो सकते हैं तो उनकी सहायता लीजिए। अपने आप करने की कोशिश ना करें। गुड़गांव की ट्रैफिक में शाम को अगर आप ड्राइव करके आएंगे तो दूसरा हार्ट अटैक भी आपको हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सर, जैसे सर ने ना काफ़ी पेशेंट्स के हार्ट ट्रांसप्लांट भी किए हैं, बाईपास सर्जरी तो करती है, तो आजकल ये देखा गया है कि बाईपास सर्जरी के बाद लोग बाईपास सर्जरी दोबारा से करानी पड़ती है। तो बाईपास सर्जरी अगर करा ली तो उसके बाद नहीं करानी पड़े, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो बाईपास सर्जरी के बाद वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं जो बाईपास सर्जरी को प्रिवेंट करने के लिए अप्लाई होती हैं। आपका खान पान ठीक होना चाहिए, आपका वज़न ठीक होना चाहिए, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए, आपने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देनी। कई बार देखा है कि मरीज़ समझता है अब मैं अच्छा हो गया और सिगरेट स्मोकिंग कंटिन्यू करता है। उसके अलावा आपको अपनी सारी दवाइयाँ लेनी है और रेगुलर चेकअप्स कराने हैं। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो जो ब्लॉकेज हार्ट की नसों में थी वो जो हमने नई नसें डाली हैं उनमें भी आएगी और फिर दोबारा बाईपास या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, जो है हार्ट की नसों के अलावा और किसी नसों में भी? हाँ, सारे शरीर की नसों को वही खतरा है। हार्ट पे फोकस क्यों है? क्योंकि हार्ट शरीर का इंजन है। तो हार्ट में जब ब्लॉकेज आती है तो उसके जो नतीजे होते हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। हार्ट अटैक हो जाता है, वो सारे शरीर को अफेक्ट करता है। लेकिन ब्लॉकेज सारे शरीर के नसों में हो सकती है। किडनी की एक नस ब्लॉक हो जाए तो किडनी का फंक्शन तो ख़राब होता ही है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो उसको डिस्कवर करके उसका इलाज करना ज़रूरी है। एक चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं कि जो बाईपास के लिए मरीज़ आते हैं उनके गले की नस जो ब्रेन में ब्लड ले जाती है उसमें भी ब्लॉकेज होता है। कल ही हमने एक मरीज़ की ब्रेन की आर्टरी की ब्लॉकेज खोली है। तो ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है,
इसलिए अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करें और डॉक्टर से संपर्क करें। वेरिकोज वेन्स की वजह से ये ब्लॉकिंग हो सकती है, उसका भी इफेक्ट? वेरिकोज वेन से ब्लॉकेज नहीं होती, वेरिकोज वेन से क्लॉटिंग हो सकती है और पैर में घाव हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स एक दूसरी बीमारी है, पर उसका भी इलाज वक्त पे होना चाहिए। कई लोग एक बड़ा घाव लेके आते हैं जिसको वेनस अल्सर कहते हैं, और वो दवाइयों से, पट्टियों से तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप वेरिकोज वेन्स का इलाज नहीं करेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बाद लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि या फिर सच है तो आप बताएंगे कि नंबर एक बात कि कोविड-19 से क्या अटैक पड़ता है, नंबर एक बात बताइए। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जिस प्रकार से नतीजे आने लगे और लोग बाग गिरने लगे चलते चलते, खेलते कूदते, तो लोग आप बता रहे हैं कि उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है हृदय के अंदर और उससे अटैक आ रहे हैं। कितना संभव है और कितना सही है? देखिए, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था। वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन में थोड़ी सी थ्रोम्बोसिस का चांस रहता है, मगर ये चांस जो है ना बहुत कम थी। जो वैक्सीन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि उसके चलते हार्ट अटैक हुआ कि नहीं, वो भी चांस बहुत कम थी। ठीक है, जितने लाइफ बचे हैं उससे कई गुना कम ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उस टाइम में वो ज़रूरी था, नहीं तो ये बीमारी के साथ हम लोग बाहर उभरते ही नहीं, इस बीमारी से हम लोग बाहर निकलते ही नहीं। तो वो ज़रूरी था, इसलिए हम लोग ने वैक्सीन लिए। अब सब कोई को ये भी मालूम है कि अब वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड म्यूटेट हो चुका है, दूसरी फॉर्म में जा चुका है। असीम फॉर्म में रहने पर भी उतनी जो बीमारी का जो स्तर था वो थोड़ी कम हो चुकी है। तो कोविड के चलते हाँ डेफिनेटली थ्रोम्बोसिस होता था, मगर वो मात्रा जो था वो बहुत कम था। वैक्सीन के चलते जो साइड इफ़ेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि वैक्सीन के चलते ये हुआ वो हुआ, तो वो एक एंटी वैक्सीन एक कैंपेन ही है, वो नहीं करनी चाहिए। फिर तो एंटी वैक्सीन कैंपेन में बच्चों का वैक्सीन का भी हो जाता है, मगर जितने लाइफ बचते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत छोटी कॉम्प्लिकेशन है उसका। दैट इज़ व्हाट। अरे सर डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप भी कहते हैं कि दर्द हो रहा है तो आप दिखाइए करिए, और लेकिन मैं भी कैसे डिफाइन करूँ कि मेरे आज कंधे में दर्द हो रहा है लास्ट कोई 7 डेज से, कि मुझे ये अटैक की वजह से हो रहा है या फिर इसका मैं जो उठा रहा हूँ तो दर्द हो रहा है। हाँ, तो वो कैसे मैं पता करूँ कि ये दर्द अटैक का है या फिर नॉर्मल होने से, साइड से या किसी और से? देखिए, उठाने पर, कंधे उठाने पर जो दर्द हो रहा है वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गया है, वो क्लियर कट मैकेनिकल। मगर आप बैठे बैठे अगर कंधे में दर्द हो रहा है, जबड़े में जा रहा है, ये आर्म्स के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब दर्द हार्ट अटैक के साइन है, आपको जानी चाहिए हॉस्पिटल उन सब में। सर, एक ऑपरेशन के बाद एक नॉर्मल लाइफ कितनी बात लक्षण दे सकते हैं? आमतौर पे ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते, हम चौथे 5वें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट चलता फिरता घर जाता है, घर के अंदर चल फिर सकता है और उसकी रिकवरी जो एवरेज केस है उसमें स्टेडली होती है। 6 हफ्ते में मरीज़ बिल्कुल भूल जाता है कि उसका ऑपरेशन हुआ है और उसकी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो पहले से बेहतर हो जाती है। तो ऐसा भी हुआ है कि जो मरीज़ उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकता था, वो रोज़ 4 किलोमीटर की सैर बिना किसी मुश्किल के करने लगता है। तो फ़ायदा बहुत होता है। बोर्ड चढ़ जाते हैं, क्या वो वजन उठा सकता है या नहीं उठा सकता? वज़न भी उठा सकते हैं। वज़न उठाने में जो रुकावट है वो कट होता है, जो भी ऑपरेशन का कट है वो अच्छी तरह हील कर जाए। आमतौर पे 6 हफ्ते से 3 महीने में वो अच्छी तरह हील कर जाए। रेगुलर दवाइयाँ जो चलती हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में वो है एस्पिरिन, एक और हम एंटी प्लेटलेट ड्रग कोई देते हैं, क्लोपिडोग्रिल या ब्रिलिंटा दवाई कहलाती है। एक कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई कहलाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ की दवाइयाँ चलती हैं और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ चलती हैं। कुछ मरीज़ों को अगर किडनी की बीमारी है तो उसकी दवाइयाँ चलेंगी, कुछ मरीज़ों को अगर स्ट्रोक हो चुका है तो वो अंदर मर जाते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, लोग थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस हम ही सब लोगों को फैलानी है, नहीं तो लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। जितने फैलेगी उतनी अच्छी रहेगी, उतने लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसका ऑपरेशन कितना टाइम लग जाता है? 1 से 1.5 घंटा लग जाता है टोटल। इसमें हम लोग वेंटिलेटर पे नहीं डालते, बाईपास में। अगला दिन एक रात तो हम लोग आईसीयू में रखते हैं, अगला दिन हम लोग चलने के लिए
होकर के तो गोल्डन आवर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? सो गोल्डन आवर का मतलब ये है कि जब आपकी छाती में दर्द शुरू हुआ उससे 3 घंटे के अंदर हम लोग गोल्डन आवर बोला करते हैं। रीज़न ये है कि जब हार्ट की नस 100% बंद रहती है तो आगे खाना पीना पहुंच नहीं रहा है। 3 घंटा तक जो मसल हैं उनमें क्षमता रहती है कि अपनी जो लाइफ है उसको जीवित रखने की क्षमता रहती है। 3 घंटे के बाद ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इन 3 घंटे को हम लोग गोल्डन आवर बोला करते हैं। इस टाइम में अगर आप इमरजेंसी पहुंच गए, ईसीजी किया गया, गोल्डन आवर का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है ईसीजी। अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन है और डॉक्टर बोलता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, तुरंत करना पड़ेगा, तो वो गोल्डन आवर मिस ना करे। कई लोग हम लोग देखते हैं इमरजेंसी में बातें करते रह जाते हैं, बातें करते रह गए तो टाइम वेस्ट हो गया। तो हम लोग बोलते हैं टाइम इज़ मसल। तो फर्स्ट थिंग ईसीजी है। लोग बोलते हैं, कई लोग हमें आके सुनाते हैं कि एंजाइम्स आप कर लो, मगर कार्डियक एंजाइम्स तो कुछ टाइम के बाद ही बढ़ना शुरू होता है। एक्चुअली 3 घंटे 4 घंटे के बाद बढ़ना शुरू होता है। तब तक तो मसल मरना शुरू हो चुके हैं, मर चुके हैं, फिर फ़ायदा क्या रहा। तो इसलिए हम लोग हार्ट अटैक जो होता है शुरू हुआ चेस्ट पेन से 3 घंटे तक को गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर उस टाइम में ये नस खुल जाती है तो मसल डेड नहीं होता है, हार्ट की फंक्शन प्रिजर्व्ड रहती है। मतलब कि हार्ट की फंक्शन जो रहती है उतनी ही रहती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% या 5% की कमी आती है। तो पेशेंट का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। इसलिए कोई भी पेशेंट अगर 3 घंटे के अंदर पहुंच रहा है छाती में दर्द के साथ, ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, तो ट्रीटमेंट तुरंत कराना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हार्ट अटैक की संभावना देखी जाती है, होता है, तो क्या अलग होता है या फिर उनसे या फिर सेम वही अटैक या फिर उनको झेलने की क्षमता महिलाओं में या पुरुषों में अधिक होती है? देखिए, बात यह है कि पुरुष और महिला में क्या होता है कि पहले 50-55 साल तक, जब तक महीनावारी रुकती नहीं है, तब तक हम लोग बोलते हैं वो लोग हार्ट डिजीज़ से थोड़ी प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि उनकी जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है वो थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। मगर उसके बाद पुरुष हो या महिला हो, एक बार महीनावारी रुक गई, दोनों में चांस बराबर हो जाता है। अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पुरुष और महिला में थोड़ी लेट हो सकता है, पुरुष में थोड़ी जल्दी होता है। मगर इंडिया में क्या है कि एक महिला 55-60 साल में जाके हार्ट अटैक भी हुआ या छाती में दर्द भी बता रहे हैं, उनमें जो पेन रहता है उसको सहने की क्षमता ज़्यादा रहता है। तो कई बार वो बताते ही नहीं हैं कि हमें छाती में दर्द हुआ है। कई बार ये भी एक सोशल स्टिग्मा रहता है कि चलो तुम्हें कल लेके चलेंगे बोल के बोलते हैं। ऐसा नहीं है, पुरुष हो या महिला हो, ट्रीटमेंट सबकी होनी चाहिए। और जब भी आपको छाती में दर्द हो आपको बताना चाहिए और हॉस्पिटल लेके जानी चाहिए और ट्रीटमेंट करानी चाहिए। बेसिक लाइन ये है, देयर इज़ नो डिफरेंस। इमरजेंसी में छाती में दर्द हुआ, एकदम से दर्द ऐसा है कि छाती में भारीपन लग रहा है, आप मान लीजिए नाभि के ऊपर कोई भी दर्द हो, छाती में भारीपन हो, लग रहा है कि किसी ने चाकू टाइप का मार दिया हो, उस टाइप का दर्द है, तो हो सकता है हार्ट अटैक हो। तो पहला चीज़ ये है कि आपको अगर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। वहाँ पे ईसीजी हुआ, आपको बोला गया कि एंजियोग्राम कराइए, आपको एंजियोग्राम करानी है और ट्रीटमेंट लेनी है। सपोज़ आप दूर हैं, ठीक है ना, पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 3 घंटे से ज़्यादा होने वाला है, और आपके साइड में कोई भी फार्मेसिस्ट हैं, फार्मेसी हैं, तो सबसे पहले इकोस्प्रिन कह के एक दवा आता है, सब कोई को मालूम है, वो दवा आप 300 मिलीग्राम आप ले लीजिए और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ मसल। जितनी आप टाइम वेस्ट करेंगे उतनी मसल डेड होने वाले हैं। दैट इज जो चेस्ट पेन होता है वो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, तो कितना डेंजर हो सकता है? चेस्ट पेन, कोई भी चेस्ट पेन इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उसको आपको हॉस्पिटल जानी ही चाहिए। कई लोग बोलते हैं गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, मगर गैस की प्रॉब्लम तो ऐसे ही मीन्स शुरू तो होता नहीं है एक ही बार, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है तभी जाके शुरू हुआ है। सिंपल गैस की प्रॉब्लम भी हार्ट अटैक की साइन हो सकती है। तो कोई भी पेन जो नाभि के ऊपर है वो हार्ट अटैक की साइन हो सकती है। आपको जाके इमरजेंसी में एक सिंपल ईसीजी करा लीजिए, उसी में मालूम चल जाएगा इमरजेंसी वाला कंडीशन है कि आप बाद में भी
अपना इन्वेस्टिगेटर करा सकते हैं। अगर इमरजेंसी वाला है तो आपको ट्रीटमेंट लेना है। ऑपरेशन आप करते हैं तो क्या क्या इश्यूज सामने आते हैं हार्ट को? ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा इशू आता है उसको कहते हैं लेट प्रेजेंटेशन। मरीज़ को बीमारी होती है, मरीज़ डॉक्टर के पास नहीं जाता, जो चले जाते हैं उनकी एंजियोग्राफी होती है, उनको सर्जरी बताई जाती है, पर वो सर्जरी नहीं कराते, वो देर करते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार एक और हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट का फंक्शन डैमेज हो जाता है। साथ साथ इन मरीज़ों को दूसरी बीमारियां भी होती हैं, जो ब्लॉकेज हार्ट में होता है वही ब्रेन की नसों में हो सकता है। तो कुछ लोगों को स्ट्रोक हो जाता है, कई लोगों को किडनी फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही होती, डायबिटीज़ तो बहुत सारे लोगों को होता है। तो इस तरह से एक जो पिक्चर हमें मिलता है वो ओवरऑल नेग्लिजेंस का और डिले का मिलता है। तो मेरा अनुरोध मरीज़ों से यही है कि वक्त पे आएँ और जो डॉक्टर सलाह दे उसको फॉलो करें, उसमें आपका फ़ायदा है। और जो एक डॉक्टर साहब कह रहे थे उसमें चेस्ट पेन में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई बार चेस्ट पेन होता है और मरीज़ कहता है मैं अस्पताल जाऊँगा, तो ऐसा देखा गया कि कई लोग अपना स्कूटर किक मार के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनका पेन और बढ़ जाता है। ये एक बचाव के तरीके हैं। मगर सपोज़ किसी को छाती में दर्द हो गया, सांस में दिक्कत हो गया, तो करना क्या है कि इमरजेंसी में जाइए या आप हॉस्पिटल जाइए, ओपीडी जाइए, अपना उपचार कराइए, इन्वेस्टिगेट कराइए। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए, क्योंकि हार्ट डिजीज़ से डरने की बजाय अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपकी लाइफ स्पैन ईजिली 25 से 30 साल बढ़ सकती है। तो इसको बोलते हैं कॉल फॉर एक्शन। आप अपने एक्शन लीजिए, ना कि बैठे रहिए। इस हार्ट डे में मेरा एक ही संदेश है कि हम सब कोई को अपने हृदय संबंधी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। थैंक यू। तो इसमें मैं जोड़ना ये चाहता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर साहब ने। ये पता सबको होता है कि हमें चर्बी नहीं खानी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, पर करते कम लोग हैं। और जब उनमें से जब ऐसे लोगों को सीने में दर्द होता है या सांस फूलना शुरू होती है तो उन्हें सडनली याद आता है कि हार्ट के लिए ये सब करना चाहिए, और वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय कहते हैं कि हमने अब तो योगा शुरू कर लिया है जी, घी तेल खाना बंद कर दिया है। ये गलत है। एक बार आपको बीमारी हो जाए तब ये करने का फ़ायदा नहीं है, तब पहले आप इलाज कराइए, उसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। मेरा नाम डॉक्टर निधि रावल है। मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों के हार्ट की डॉक्टर। मैं 2 चीज़ें जागरूक लाना चाहती हूँ। पहला, बच्चों में 8 से 10 हर 1000 लाइव बर्थ में बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें से 50% क्रिटिकल होती है जिनको तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़ती है। आगे जाके भी बच्चों का अगर उनका ना पनपना, बार बार निमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन होना या फिर सांस फूलना या बच्चे का नीला पड़ना, उसको इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें, तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, बच्चे का इलाज कराएं। हार्ट की बच्चों की बीमारियों का इलाज संभव है और सर्जरी से कई बार सर्जरी से बच्चा काफ़ी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए इसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरा, कॉल फॉर एक्शन। सारी एडल्ट की बीमारियां का नीड जो है पीडियाट्रिक पार्ट बच्चों से ही शुरू हो जाती है। उनको भी बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से हटाना है, जंक फूड कम करना है, नमक कम करना है, तो उससे हमारा एडल्टहुड अपने आप से ही सुधरने लगता है। तो ये आदतें मैं चाहती हूँ बच्चों से ही शुरू करी जाए। तो बच्चों में किस प्रकार की बीमारियां हार्ट की होती है? छोटे छोटे बच्चों में बच्चों में या तो दिल में छेद होना, वैल्व बंद होना, वैल्व टुकड़ा है, या फिर हार्ट का चेम्बर जो कमरा है वो नहीं बना है, या नाड़ियाँ उल्टी हैं, एक ही नाड़ी है, एक नाड़ी बनी नहीं। ये सब तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं और जिसका इलाज सर्जरी से संभव है। ये स्पेसिफिक कोई रीज़न है या फिर जीन्स का फर्क किससे पड़ता है? इसका जीन्स का भी थोड़ा सा रोल है, लेकिन ज़्यादातर स्पोरेडिक अपने आप बनते हुए हार्ट बनते हुए रुक गया। कुछ रोल हमारे पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स उन सब का भी आता है, बट ज़्यादातर बीमारियां अपने आप बढ़ते हुए हार्ट में रुपया कहीं बनना तो हो जाती है। मैम, जो दिल में छेद होते हैं बच्चों के, ये क्या इनका कैसे होता है? इसका कोई ट्रीटमेंट है या इसको क्या है? बच्चों का दिल का छेद जब हार्ट बन रहा था फीटल लाइफ में, मतलब के पेट में, तब वो बनते बनते रुक गया।
कहीं एक जगह अपने आप से फोल्डर वहाँ रुक गया तो वो छेद रह जाता है या नाड़ी नहीं बनी या वायर से कट गया, तो उसको हम सब जान सकते हैं। फीटल लाइफ में अल्ट्रासाउंड और फीटल वगैरह होते हैं। उसके बाद जब छेद अगर हो गया है तो बहुत सारे छेद होते हैं कुछ जो अपने आप बंद हो सकते हैं, बट वो अपने आप से समझ के नहीं बैठना है। वो डॉक्टर जब तक ना कहे ना तब तक उसको दिखाते रहना है कि इसको छेद बंद हुआ नहीं हुआ। और जो छेद हमें लगता है नहीं बंद हो रहे हैं, बच्चे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बच्चा पनप नहीं पा रहा है या उसकी वजह से खेल नहीं पा रहा, तो उसका स्कूल नहीं इतना मिस कर रहा है, तो उसके लिए हम सर्जरी या फिर एंजियोग्राफी से उन छेद को बंद कर देते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जो दिल में छेद होता है तो छोटे मोटे डॉक्टर से दिखा दिया, पूरा ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, मैरिड भी हो जाता है, जब ये छेद है वो जो उभर के आता है वो कमज़ोर महसूस करते हैं, वो ऐसा सुनने में आता है या देख, तो उनके लिए क्या? इसीलिए मैं कहती हूँ जन्म से दिखाना है। अगर किसी ने कहा दिल में छेद है, शक भी है, तो तुरंत ही बच्चों के हार्ट के डॉक्टर, अब तो बहुत हर सिटीज़ में अवेलेबल है, ज़रूर मिलना है और फिर लगातार रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलोअप कराना है। या तो किसी ने मतलब बहुत सारे लोग गांव में और शहरों में और बहुत सारे छोटे डॉक्टर कह देते हैं कि ये छेद अपने आप बंद हो जाएगा 5 साल तक, ऐसा नहीं सोचना। उसको जब तक आप रेगुलर फॉलोअप करना है, और अगर हम छोड़ देंगे तो उसके बच्चे के फेफड़ों के प्रेशर बढ़ते जाते हैं। वो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हम उसको ऑपरेट करके भी नहीं ठीक कर सकते। आप जितना पैसा लगा लो लेकिन वो उसका इलाज संभव नहीं है। इसीलिए मैं इस बात को मतलब अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि अगर कोई दिल का छेद है तो उसका रेगुलर फॉलोअप करें और उसको डॉक्टर जब तक ना कहे तब तक इसका फॉलोअप ना छोड़ें। मैडम हार्ट पेशेंट के लिए खाने के क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? देखो हार्ट पेशेंट के लिए सबको पता है बैलेंस डाइट, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, अच्छा फैट, ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाला खूब सारा फाइबर डाइट में होना जरूरी है। जंक फूड कम करना है, सॉल्ट कम करना है, ये सब हेल्दी डाइट में आता है। डॉक्टर साहब जो ये टेक्नोलॉजी आई है आपकी हार्ट वाली, ये क्या है और क्या देश में पहली बार है? देश में पहली बार तो नहीं आई है। आप जो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, वाल्व चेंज करने वाला जो पूछ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलूँगा, 2012 से टेक्नोलॉजी चल रही है, मगर अभी इंडिया में अभी भी पिकअप नहीं हुआ है उतने सारे। रीज़न ये है अवेयरनेस नहीं फैली हुई है कि बिना सर्जरी के भी हार्ट की वाल्व चेंज किया जा सकता है कह के। बुज़ुर्ग लोग जिनमें सर्जरी कई बार पॉसिबल नहीं रहता है, उनके लिए प्रोसीड्यूर बहुत लाभदायक है और उनमें ये प्रोसीड्यूर करके एटलीस्ट हम लोग 10 से 15 साल उनकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं किया, सपोज़ या तो सर्जरी से आपने चेंज नहीं कराए या ये टैवी प्रविधि से चेंज नहीं कराया आपने, तो वहीं पेशेंट 50% लोग 2 साल के अंदर मर जाते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, लोग थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस हम ही सब लोगों को फैलानी है, नहीं तो लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा।